हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ऑल एग्जाम जीके फन में। दोस्तों, आज हम टॉप क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस वीडियो का पूर्ण जरूर देखिएगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरह के टॉप प्रश्न को लेके आता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा महमूद गजनी। अब बात महमूद गजनी की आई है तो मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि महमूद गजनी गजनी साम्राज्य से संबंधित थे। महमूद गजनी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और महमूद गजनी का भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में था और महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ था। एक और पॉइंट है कि महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था और महमूद गजनी ने यमीन उद्दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधि भी धारण की थी और अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फरूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। और एक पॉइंट है कि महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई थी। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सिकंदर का जल सेनापति कौन था? तो इसका आंसर होगा निर्याकस। अब बात सिकंदर की आई है तो मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि सिकंदर का जन्म 356 ईसा वर्ष पूर्व में हुआ था और सिकंदर के पिता का नाम फिलिप तथा माता का नाम ओलंपिया था और सिकंदर अरस्तु का शिष्य था और सिकंदर का भारत विजय का अभियान 326 ईसा वर्ष पूर्व में प्रारंभ हुआ था और सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था, जिसे हाइडे स्पीज के युद्ध या झेलम बितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। और एक पॉइंट है कि सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, तो फिर सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा वर्ष पूर्व में भारत से लौट गया। और एक पॉइंट है कि सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा वर्ष पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में बेबीलोन में हो गई थी। और मैं बता दूं कि सिकंदर का प्रिय घोड़ा बौकेफला था। तो इन सभी को भी आप याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है, तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। दोस्तों, यदि आप लिंक के साथ जीके पढ़ेंगे तो आपकी जीके बहुत जल्द इंप्रूव हो जाएगी और आप कम समय में अधिक जीके जान पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा सदा नीरा। अब मैं कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसका ऑप्शन ए में बिपाशा, तो इसका आधुनिक नाम ब्यास नदी है। इसके बाद ऑप्शन बी है बितस्ता, तो इसका आधुनिक नाम झेलम नदी है। इसके बाद ऑप्शन सी है परूसनी, तो इसका आधुनिक नाम रावी नदी है। कुछ और नदी है जिसका प्राचीन नाम कुछ और है और आधुनिक नाम कुछ और है, तो मैं उसे बता देता हूँ। जैसे आस्किनी, इसका आधुनिक नाम झेलम नदी है। सतुद्री, इसका आधुनिक नाम सतलज है। गोमती, इसका आधुनिक नाम गोमल नदी है। इसके बाद सुबस्तु, इसका आधुनिक नाम स्वात नदी है। दृष्टधति, इसका आधुनिक नाम घग्गर नदी है। और है कि कुंभा, इसका आधुनिक नाम काबुल नदी है। और इसके बाद क्रूब, इसका आधुनिक नाम कुर्रम है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है, तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा चंद्रमा। अब बात चंद्रमा का यह है तो मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा का सतह का अध्ययन सेलोनोलॉजी कहलाता है और चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहा जाता है। और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है और पृथ्वी से चंद्रमा 57% भाग को ही हम देख पाते हैं।
और चंद्रमा का व्यास 3480 मीटर तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 होता है। और एक पॉइंट है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव स्थित लिबनिट्ज पर्वत 10,668 मीटर चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। इसके बाद ऑप्शन ए है पृथ्वी, तो इसे नीला ग्रह कहा जाता है। इसके बाद ऑप्शन बी है मंगल, तो इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसके बाद ऑप्शन सी है शुक्र, तो इसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है डोबर जल डमरूमध्य किस किस को अलग करती है? तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन एवं फ्रांस। अब इसके ऑप्शन ए में है अलास्का व रूस, तो इसको बेरिंग जल डमरूमध्य अलग करता है। इसके बाद ऑप्शन बी है यूरोप एवं अफ्रीका, तो इसको जिब्राल्टर जल डमरूमध्य अलग करता है। इसके बाद ऑप्शन सी है मलाया एवं सुमात्रा, तो इसको मलक्का जल डमरूमध्य अलग करता है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस लाइक शेयर जरूर कर दें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरह के टॉप प्रश्न को लेकर आता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बांगर। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन बी में है खादर, तो इसे नई जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। इसके बाद ऑप्शन सी है रेगुड़ मिट्टी, तो काली मिट्टी भी कहा जाता है। इसके बाद ऑप्शन डी है लेटराइट, तो इसमें आयरन एवं सिलिका की प्रधानता होती है। और मैं बता दूं कि लेटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है इनमें से खरीफ फसल का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा धान। अब मैं खरीफ से कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसकी बुआई जून जुलाई में की जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। अब मैं खरीफ फसल के कुछ उदाहरण बता देता हूं जैसे गन्ना, तिलहन, बाजरा, अरहर इत्यादि। इसके बाद ऑप्शन ए है राई, तो ये गर्मा फसल है और इसकी बुआई मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे मक्का, ज्वार, जूट, मड़ुआ आदि। अब इसके ऑप्शन सी में है सरसों, तो ये रबी फसल है और इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसके कुछ उदाहरण मैं बता देता हूँ जैसे जौ, चना, मटर, आलू, गेहूँ इत्यादि रबी फसल के उदाहरण हैं। तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम स्थान पर भारत का कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। अब मैं कुछ और भी पॉइंट्स बता दूं कि इसके साथ ये स्वर्ण उत्पादन में भी प्रथम स्थान पे है। इसके बाद ऑप्शन ए है ओडिशा, तो ये मैग्नीज एवं बॉक्साइट उत्पादन करने में प्रथम स्थान पर है। इसके बाद ऑप्शन बी है झारखंड, तो ये कोयला उत्पादन करने में प्रथम स्थान पर है। इसके बाद ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, तो ये अभ्रक उत्पादन करने में प्रथम स्थान पे है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा सरदार बलदेव सिंह। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में जगजीवन राम, तो ये स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री थे। इसके बाद ऑप्शन बी है CH भाभा, तो ये स्वतंत्र भारत के पहले वाणिज्य मंत्री थे। इसके बाद ऑप्शन सी है डॉक्टर जॉन मथाई, तो ये स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इस लाइक जरूर कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरह के टॉप प्रश्न को लेकर आता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन। और यहीं से संसदात्मक शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया को भी लिया गया है। इसके बाद ऑप्शन बी है जर्मनी, तो इस देश से आपातकाल के प्रवर्तक के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां को लिया गया है। इसके बाद ऑप्शन सी है रूस,
तो इस देश से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। इसके बाद ऑप्शन डी है USA, तो यहाँ से मौलिक अधिकार को लिया गया है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। दोस्तों, यदि आप लिंक के साथ जीके पढ़ेंगे तो आपकी जीके बहुत जल्द इंप्रूव हो जाएगी और आप कम समय में अधिक जीके जान पाएंगे। तो आप लिंक के साथ जीके जरूर पढ़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 11। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में है 31, तो ये उत्तर प्रदेश के राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है। इसके बाद ऑप्शन बी है 19, तो ये महाराष्ट्र के राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है। इसके बाद ऑप्शन सी है 18, तो ये तमिलनाडु के राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो इसका आंसर होगा उपाध्यक्ष को। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने इतनी सारी प्रश्नों के विषय में जानकारी प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और इसी तरह के ढेर सारे जीके की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरह के टॉप प्रश्न को लेके आता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो।